Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, ancient history हम कवर कर रहे हैं for all exams. I hope आपको ये हिस्ट्री समझ आ रही होगी. ये जो नया वे जो है हिस्ट्री का पढ़ने का वो आपको अच्छा लग रहा होगा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले पीछे वाले वीडियोस देख लें. थोड़ा एडवांस स्टडी हम लोग कर रहे हैं, तो एडवांस के पढ़ने से पहले आप बेसिक कवर कर लिए, जिसके लिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स कवर कर दी है. क्लास 6 की सभी चैप्टर कवर कर दिए. आप 2 से ढाई दिन में वो कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चैप्टर नहीं है, वो छोटे छोटे चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं मगध का उदय. ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए मैं पिन कमेंट के अंदर लिंक सेंड कर दूंगी टेलीग्राम का. आप वहाँ से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ पासवर्ड में है, पासवर्ड लगा हुआ है, और पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बता दूंगी. ठीक है, तो समझते हैं मगध का उदय. तो मगध का उदय कैसे हुआ, मगध साम्राज्य के उदय के पीछे क्या क्या कारण थे. ठीक है, तो उनको आज समझेंगे. तो कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझने की. बिल्कुल कूल माइंड से आप बैठिए सेट होकर और समझने की कोशिश कीजिए. बिल्कुल समझ जाएंगे आप. मगध साम्राज्य के उदय के विषय में कुछ दशक पूर्व ये अवधारणा थी कि जिस प्रकार एक धार्मिक दार्शनिक पद्धति के रूप में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मस्तिष्क की उपज था, उसी प्रकार राजनीति विकास के रूप में भी मगध का उत्कृष्ट केवल सैन्य बल, राजनीति एवं कुटिल कूटनीति के कारण हुआ. कहने का भाव ये है, ये कह रहे हैं कि मगध राज्य का उदय उसी तरीके से हुआ है जैसे बौद्ध धर्म का जन्म या फिर बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वो गौतम बुद्ध के मस्तिष्क की उपज है, कि गौतम बुद्ध ने सोच समझकर बौद्ध धर्म की स्थापना की है. उसी तरीके से मगध साम्राज्य का उदय भी उसी तरीके से हुआ है जैसे कि बौद्ध धर्म का हुआ है, किसी ना किसी सोच के आधार पर. आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, जैसे दार्शनिक पद्धति के आधार रूप में गौतम बुद्ध ने जो गौतम धर्म की स्थापना की थी, उसी प्रकार से किसी राजनीति विकास के कारण ही, किसी सैन्य बल के कारण ही मगध का उदय हुआ है, ये कहना चाहते हैं. अब किसकी राजनीति सोच थी ऐसी, है ना, किसका ऐसा विचारधारा थी. ठीक है, तो वो कौन कौन थे. अभी तक हमने जो काल पढ़े हैं उसके अंदर कोई विशेष शासक का हमने नाम नहीं पढ़ा है, तो अब हम शासकों के नाम पढ़ेंगे. ठीक है, और उन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल लर्न हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में. आप इतना खुश हो जाएंगे कि हाँ रियली ये होती है हिस्ट्री पढ़नी, ऐसे पढ़ते हैं हिस्ट्री, है ना, ये होता है पढ़ने का तरीका. तो समझते हैं किन लोगों, ये कह रहे हैं कि राजनीति विकास के रूप में हुआ है उदय, तो वो राजनीति विकास किसी ना किसी शासक के अधीन में ही हुआ होगा. तो वो शासक हमें चार पांच ही शासक याद करने हैं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जो पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में. तो देखो, इसके मुख्य अभिकर्ता थे बिंबिसार, उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु, फिर शिशुनाग, महापद्मनंद, ये नंद वंश के थे. चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो नाम से पता चल रहा है मौर्य थे, है ना. तो ये आगे भी पढ़ेंगे. किंतु जब हम संपूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं, जब हम पूरा घटनाक्रम देखते हैं मगध का, तब हमें पता चलता है कि ठोस भौतिक तत्वों से पृथक करके मगध साम्राज्य के उद्भव की व्याख्या नहीं की जा सकती. कहने का मतलब ये है कि जब तक हम भौतिक तत्वों को नहीं अलग कर देंगे, मान लो अगर हमने भौतिक तत्वों को मगध साम्राज्य से अलग कर दिया, तो हम मगध साम्राज्य के उद्भव की व्याख्या नहीं कर सकते. जैसे कि आज हम मान लेते हैं, अपनी इंडिया पे बात ले लेते हैं. इंडिया देखो, अब पूर्व से हिमालय की चोटी से घिरा हुआ है ना. इस तरफ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है. तो ये चारों दिशाओं से घिरा हुआ है, जो कि एक प्राकृतिक सीमा बनाता है ना. प्राकृतिक सीमा बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बचाव हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है. उसी तरीके से यही कहना चाहते हैं कि भौतिक तत्वों को पृथक करके हम मगध के उदय को नहीं समझ सकते. मगध के साम्राज्य के अंदर कौन कौन से संसाधन मिल रहे थे, कौन कौन सी उपलब्धियां थी उस साम्राज्य की, जिसकी वजह से इसका विकास हो पाया, इसका उद्भव हो पाया. तो समझते हैं, मगध के विशिष्ट भूगोलिक अवस्थिति ने उसके उदय को ठोस आधार प्रदान किया. तो ठोस आधार यानी कि उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग कर दिया. मगध की नींव को किसने स्ट्रॉन्ग किया, भूगोलिक अवस्थिति ने. कैसे, मगध की जो राजधानी थी राजगृह, ठीक है, वो अलग अलग पहाड़ियों से घिरी हुई थी. उसके पास में प्राकृतिक संपदा भी थी, बहुत ज्यादा मात्रा में थी, थोड़ी नहीं थी, व्यापक प्राकृतिक संपदा थी राजगृह में. ठीक है, इस आधार पर ना केवल वो केवल शत्रुओं से सीधे आक्रमण से बच सकती थी, बल्कि लंबे समय तक आक्रमण का प्रतिरोध भी कर सकती थी. मतलब अगर आक्रमण कोई करेगा
पहली बात तो वो आक्रमण से बच जाएगी क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरी हुई है। फिर अगर आक्रमण हो भी जाता है तो उनके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है कि वो लंबे टाइम तक उस आक्रमण का जवाब दे सकते हैं। समझ आ गया। मगध की दूसरी राजधानी हमारी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या बन गई, एक जल दुर्ग जैसे बन गई। जो पाटलिपुत्र है उसको बोला जाता है जल दुर्ग। जल दुर्ग क्यों? क्योंकि ये इन 3 नदियों के संगम पर स्थित थी। ठीक है, संगम के ऊपर एक दुर्ग बना दिया, जहां पर तीनों नदियां मिल रही हैं आके वहां पे एक दुर्ग बना दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, जल दुर्ग बन गया। तो उसी तरीके से पाटलिपुत्र थी। तो जिससे क्या हुआ, नदियों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक व्यापारिक महत्व बढ़ गया। आर्थिक व्यापारिक महत्व कैसे? पहली बात तो यहाँ से व्यापारिक मार्ग निकल रहे थे, उस वजह से ये महत्वपूर्ण हो गई। फिर दूसरा, ये नदियां जो अपने साथ में मिट्टी लेकर आती थी, उस वजह से वहां का क्षेत्र जो था उपजाऊ हो जाता था और कृषि अधिशेष में हेल्प मिलती थी। ठीक है, बढ़ोतरी में। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आया हुआ होगा। फिर बात आती है प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी मगध काफी लाभप्रद स्थिति में था। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, ये दोनों क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार जो था वो मगध के अंडर में ही आता था। ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नत था। अब पता कैसे चला? पता ऐसे चला क्योंकि यहाँ पर हमें आहत मुद्राओं के ढेर मिले हैं। आहत मुद्रा के ढेर हमें मिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के क्षेत्र से। इसके अलावा मगध के पक्ष में कुछ अन्य कारक भी है, कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि मगध के जंगलों में हाथी और लकड़ियों की बहुत ज्यादा बहुलता थी, बहुत काफी मात्रा में पाए जाते थे हाथी और लकड़ियां भी। तो जंगल है तो लकड़ियां तो मिलेगी, जिससे क्या हुआ, लकड़ी के कारण तो निर्माण कार्य को प्रोत्साहन मिल गया। ठीक है, और हाथियों की उपलब्धता के कारण एक सशक्त गज सेना स्थापित हो गई। ठीक है, हाथियों की सेना स्थापित हो गई, है ना। तो ये तो हो गया इनके जंगलों का फायदा। फिर इनके पास में लौह भंडार भी काफी था। मगध साम्राज्य के पास में लौह भंडार की दृष्टि से भी मगध साम्राज्य जो था वो लाभप्रद स्थिति में था। इस क्षेत्र में उपलब्ध लोहे के भंडार का उपयोग किस लिए किया जा रहा था? अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए और कृषि के निर्माण के लिए किया जा रहा था। कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। देखो, जिसके पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेना होगी वही हर जगह पे क्या पाएगा, विजय पाएगा। ठीक है, और वो सेना स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? अगर उसके पास में हथियार है। अब इनके पास में लोहा उपलब्ध है, लोहे के बड़े बड़े भंडार हैं, तो ये अस्त्र शस्त्र इनके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, जिनसे इनकी सेना क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर अकेली सेना क्या है, उसको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए सेना को, तो कृषि का उपकरण भी ये लोहे के बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा में जंगलों को साफ करना आसान हो जाएगा और कृषि योग्य भूमि बनानी सरल हो जाएगी। जिससे क्या होएगा, अधिशेष यानी ज्यादा मात्रा के अंदर अनाज उत्पन्न होएगा। जितना यूज करना कर लिया, बाकी क्या कर दिया, बेच दिया। जिससे क्या आएगी इनके पास में संपदा। तो ये कृषि निर्माण में भी लोहे ने क्या किया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर मगध के उदय में यहाँ के लोगों की भी भूमिका है देखने को मिलती है। मगध के लोग जैसे थे वो सामाजिक तत्परता, उनकी सामाजिक तत्परता और रूढ़ि विरोधी होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है मगध के उदय में। ठीक है, कैसे रूढ़ि विरोधी थे? क्योंकि मगध का जो क्षेत्र था वो आर्य सभ्यता के प्रभाव से बाहर था। ठीक है, वो गैर आर्य थे बिल्कुल भी। आर्यों की जो संस्कृति थी, तो ये मगध वाले जो लोग थे, साम्राज्य में रहने वाले लोग, तो ये उनकी संस्कृति में आए नहीं। तो इनको भी कहा जाता था कि ये तो ऐसे ही है ना। तो ये बोले कि अगर हम ऐसे ही हैं ना, जैसे कि निम्न हैं, तो फिर कोई बात नहीं, हम अपनी किसके दम पे, युद्ध के दम पर, ठीक है, अपना क्या करेंगे, परिचय देंगे। जिससे कि इनकी सोच कैसे हो गई, रूढ़ि मुक्त हो गई। और इनके अंदर कैसा था, प्रसार की अदम्य आकांक्षा थी इनके अंदर कि हमारा क्या हो, विस्तार हो। ऐसा आर्य नहीं चाहते थे। आर्य तो बिल्कुल भी उनके अंदर ऐसा प्रसार वाली कोई बात नहीं थी। आर्यों के क्षेत्र में जब हमने पढ़ा था तब ऐसा नहीं था। जबकि मगध के लोगों के अंदर क्या थी, प्रसार की अदम्य आकांक्षा विद्यमान रहा करती थी। ठीक है, उसके अलावा चलो इतना तो भौगोलिक कारक तो जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूगोलिक कारक भी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उसका यूज नहीं करना आएगा, है ना। तो यूज करने के लिए शासक चाहिए, समझदार, है ना। फिर भी कुछ महत्वाकांक्षी मगध के शासक हुए जिन्होंने सैनिक और कूटनीतिक सफलता भी मगध साम्राज्य की सफलता का कारण बन गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने शासकों की। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार।
ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो फैक्ट भी अपने को साथ साथ में लर्न होते जाएंगे, तो अलग से फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को प्रोत्साहन देने के क्रम में कई प्रकार के उपकरण अपनाए, ठीक है, यानी कि कई प्रकार के साधन अपनाए। जैसे उसने सैनिक प्रसार पर बल दिया और अंग महाजनपद को, अपने 16 महाजनपद पड़े थे, उसके अंदर अंग आया था, है ना, अंग महाजनपद को उन्होंने मगध के अंदर मिला लिया। फिर उसने 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो यूरोपीय शासक थे उनकी तरह वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी राजनीतिक कूटनीतिक स्थिति मजबूत की। तो वैवाहिक संबंधों के जरिए उन्होंने क्या किया, कौशल, वज्जी संघ, मद्र देश क्षेत्र और विदेश क्षेत्र से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल से उन्हें काशी का जो क्षेत्र था वो दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। फिर कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने अपनी स्थिति भी मजबूत कर ली थी, वैवाहिक संबंध तो स्थापित की जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई और उनके क्षेत्र का विस्तार हो गया, कहाँ तक, काशी तक हो गया, ठीक है। फिर कूटनीतिक संबंधों से भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली, मतलब कैसे, अवंती और तक्षशिला के साथ में भी उनके कूटनीतिक संबंध थे, ठीक है। दूसरी तरफ बिंबिसार ने प्रशासनिक सुधार के लिए भी काफी कदम उठाए थे, ठीक है। स्थायी सेना का निर्माण किया, यानी कि उनको पेमेंट वगैरह दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी और भूमि की पैमाइश आदि वगैरह प्रशासनिक कार्य किए। बिंबिसार के उत्तराधिकारी जो थे अजातशत्रु ने मगध की परंपरा को आगे बढ़ाया। सबसे पहले उसने 16 वर्षों के निरंतर प्रयत्न के पश्चात उसने क्या किया, वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। फिर ये जो वज्जी संघ जो था ये भी काफी स्ट्रोंग था, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ी इनको। 16 वर्षों तक इनका प्रयत्न चलता रहा और वज्जी संघ को इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। फिर आगे कौशल महाजनपद के विरुद्ध भी उसे सफलता मिल गई, उसने कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि बिंबिसार ने कौशल से काशी दहेज के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने कौशल को ही मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। फिर आगे चलकर एक महत्वाकांक्षी शासक आते हैं हमारे सूरसेन। हमने अभी तक बिंबिसार और अजातशत्रु को कवर किया, अब हम आगे सूरसेन पे। जो सूरसेन के अंतर्गत मगध साम्राज्य का प्रसार हुआ, ठीक है। सूरसेन को एक शक्तिशाली महाजनपद अवंती के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। शक्तिशाली महाजनपद था अवंती। देखो ये मगध और अवंती जो थे ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर थे, ठीक है। जैसा मगध के पास में भौगोलिक कारक उपलब्ध थे वैसे ही अवंती के पास में भी भौगोलिक दशा अच्छी थी। तो अवंती भी स्ट्रोंग था और मगध भी स्ट्रोंग था, तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। लेकिन सूरसेन एक शक्तिशाली शासक आए जिन्होंने अवंती के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर ली। तो ये जो प्रतिस्पर्धा चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, पिछले 100 वर्षों के से चल रहा था और उसका अंत कर दिया था सूरसेन ने, ठीक है। अवंती को मगध के साम्राज्य में मिला लिया। फिर जो अवंती के अंडर में जो आ रहा था उसको भी मिला लिया गया, ठीक है। इस सब को हम मैप पर देख लेंगे, तो इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अवंती कहाँ है कैसे। मैप पर देखें ना तो बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैप पर हम इसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे कल, ठीक है। फिर बात आती है नंद वंश की। तो नंद वंश की स्थापना के साथ मगध साम्राज्य को और भी प्रगति मिल गई। तो इसके अंदर हमारे नंद वंश के अंदर आते हैं शासक, अभी हमने नाम भी पढ़ा था, महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्थापित हुए। उसने पूर्व में कलिंग की ओर विस्तार किया और कलिंग जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। नंद वंश के पश्चात आते हैं मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के अंतर्गत मगध साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकार क्षेत्र में फैल गया और भी ज्यादा फैल गया। मौर्य वंश के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की सफलता की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। कहां से स्टार्ट होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी कवर किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अवस्था, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकारी की जो डिमांड से उत्पन्न जो कंडीशन हो गई थी ना क्रिएट, उसका लाभ उठा लिया उन्होंने और उत्तर पश्चिम में व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के बीच का कब्जा कर लिया, ठीक है। व्यास नदी से सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके पश्चात
उन्होंने अंतिम नंद शासक धनानंद, तो पहले अभी हमने कौन से शासक पढ़े थे नंद वंश के, वो थे महापद्मनंद। अब ये अंतिम शासक है धनानंद, इनको गद्दी से हटा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इस पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैल गया। इसके बाद भी प्रसार की प्रक्रिया चलती रही। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रही हैं। उदाहरण के लिए 305 ईसा पूर्व के लगभग सीरियाई शासक सेल्यूकस के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक सफलता मिली। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एरियाना का क्षेत्र मिल गया। ठीक है, एरियाना का क्षेत्र, एरियाना के क्षेत्र में आ रहा था एरिया का हेरात, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, पेरी पेमी सदई यानी काबुल और कांधार के क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये क्षेत्र आए थे एरियाना के, तो इसको भी हम अपने मैप पर देख लेंगे। इस प्रकार अब मौर्यों की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक पहुंच गई। प्रायद्वीपीय भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रसार किसने किया, ये हमारा विवाद है कि प्रायद्वीपीय भारत में, पूरे भारत में लगभग जो मौर्य साम्राज्य का प्रसार किसने किया था वो विवाद है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसका श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के आगे उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। ठीक है, इस प्रकार अशोक के काल तक मौर्य की सीमा दक्षिण ब्रह्मगिरी तक फैल गई। तो जब बिंदुसार के बाद में, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अपना काम कर लिया जहां तक करना था, उसके बाद में बिंदुसार को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रचार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में अशोक के काल तक मौर्य की सीमा बढ़ जाती है दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक। फिर अशोक ने कलिंग क्षेत्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए उसे दोबारा जीत लिया। और कलिंग की युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना, जब उन्होंने अपना युद्ध को त्याग दिया था। उसके पश्चात साम्राज्यवाद की प्राथमिकता को परिवर्तन दे दिया कि साम्राज्यवाद को प्राथमिकता दी जाती थी कि हमें और युद्ध करके और क्षेत्र जीतना है, युद्ध करके और क्षेत्र जीतना है। इस प्राथमिकता को उन्होंने बदल दिया। वस्तुतः अशोक महान के काल तक एक मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र तक फैला हुआ था। जो मौर्य साम्राज्य था वो उपमहाद्वीप के अधिकार क्षेत्र तक फैल चुका था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में महास्थान तक और दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक फैल चुका था। उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर महास्थान तक, पूर्व में और दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक फैल चुका था। यही वजह थी कि अशोक ने नए क्षेत्र पर विजय के बदले, ठीक है, जो क्षेत्र थे उनको संगठित करने पर बल दिया, कि नए क्षेत्र की विजय के बदले जीते गए क्षेत्र के संगठन पर बल दिया। यानी कि अशोक ने सोचा कि अब बहुत साम्राज्य हो गया है, अब इन साम्राज्य अलग अलग ये जो क्षेत्र हैं इनको संगठित कर लें। ठीक है, इनको क्या कर लें, संगठित कर लें एक ही नीति से। तो अशोक की धम्म नीति की व्याख्या इस संदर्भ में की जा सकती है, यानी कि अशोक ने अपनी धम्म नीति के द्वारा सभी को संगठित करने की कोशिश की। ठीक है, जो अशोक के जो कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते और लोगों को धम्म नीति के बारे में बताते और उसे अपनाने की सलाह देते। ठीक है, तो ये उस संदर्भ में हम कह सकते हैं। इस प्रकार अशोक कम से कम अपने जीवन काल में उस त्रासदी से बच गया जिसका सामना आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब जैसे शासकों को करना पड़ा। मतलब त्रासदी कौन सी, त्रासदी वो त्रासदी कि अगर अशोक चाहते तो वो जीत सकते थे, बाकी का क्षेत्र भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखो, अगर इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए, ठीक है ना, सेंटर को भी देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे अब देखो औरंगजेब और मोहम्मद बिन तुगलक ये जैसे जैसे दक्षिण में बढ़ते गए, वैसे वैसे इनके पीछे का जो साम्राज्य था उसका पतन होता गया। ठीक है, क्योंकि पीछे क्या है, वो सिस्टम कमजोर रह जाता है ना, और नए नए जो राजा होते हैं या सरदार होते हैं वो अपने आप को आज़ाद करने में लग जाते हैं। तो ये सिस्टम वैसे हम आगे चलकर कवर ही करेंगे, तो ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल अपने मैप पर ये सारा कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, और वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप PDF पर पासवर्ड लगा लें 4444। ठीक है, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।